Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were dealing with in the last video as far as theories of disease causation were concerned. We were over with the last one, that was the germ theory. So that is the main, more scientific and still that is prevailing. ये जो आपकी germ theory है. And we are now going to deal with this what is the next one after germ theory. तो इसको कहते हैं, ये आपकी स्लाइड सामने है, मल्टी फैक्टोरियल काजेशन थ्योरी, जिसमें ये कहा गया कि जर्म वाली बात ठीक है कि जर्म की वजह से डिजीज़ होती है, वो माइक्रोब्स हैं, टीबी का अपना है, टाइफाइड का अपना है, पोलियो का अपना है, मीजल्स का अपना है, गोनोरिया का अपना है, सिफिलिस का अपना है, ये तमाम स्पेसिफिक हैं, इनका अपने अपने माइक्रोब्स हैं। कोई फिर आगे बाद में क्लासिफिकेशन हुई कि कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई वायरस है, कोई पैरासाइट है, कोई चीज़ है, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तकसीम होते रहे। लेकिन शुरू में जर्म कहा गया, माइक्रोब कहा गया, और बड़े तेज़ी के साथ मुख्तलिफ माइक्रोब्स जो हैं वो डिस्कवर होते रहे। तो उस वजह से ये जो आपकी जर्म थ्योरी है उसने हर चीज़ को बिल्कुल मास्क कर दिया, जो छुपा दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही, क्योंकि डोमिनेट कर गई, क्योंकि एक नई चीज़ थी और वो प्रूव होना शुरू हो गई कि जर्म्स को कंट्रोल करना शुरू किया तो इन्फेक्शस डिजीज़, और जहाँ जहाँ ये मसला हल किया गया, मेयर्स ली गई अगेंस्ट जर्म्स, वहाँ पे से डिजीज़ गायब होना शुरू हो गई। तो उससे बात सब लोग इस बात पे राज़ी हुए कि ये जो है बिल्कुल सही बात है कि जर्म थ्योरी से जो है वो सही कहती है कि जर्म होता है तो डिजीज़ होती है, डिजीज़ होती है तो जर्म होता है, वो कॉक्स पास्चुलेट की रोशनी में। लेकिन कुछ अरसे के बाद एक नया प्रॉब्लम शुरू हुआ। 19वीं सदी में ये प्रोग्राम बहुत तेज़ी में था, जर्म थ्योरी और दूसरी जो है। लेकिन 19वीं सदी के बाद जब मुख्तलिफ जो डेवलप्ड वर्ल्ड थी, खाते पीते ममालिक थे, उन्होंने जब अपनी इन्फेक्शस डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया तो वहाँ कुछ और डिजीज़ अपीयर होना शुरू हो गई। कौन सी? आप वेल वर्स्ड हैं उनसे। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, दिल की तकलीफ़ हो गई, कैंसर हो गए, डायबिटीज़ मेलिटस है जिसको कॉमन ज़बान में आप शुगर कहते हैं, हाइपरटेंशन हो गई, साइकेट्रिक डिजीज़ हो गई, मेंटल इलनेसेस को आप कहते हैं, एक्सीडेंट्स हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई तो एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए। अब अगर आप इन पे गौर करें तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, इसके लिए कोई माइक्रोब नहीं है, तो जर्म थ्योरी तो गई। तो इसका जर्म था ही कैंसर। कौन सा जर्म है जो कैंसर करता है? रेयरली एक दो है या चार हैं बिल्कुल हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हैं, लेकिन उस वक्त नहीं पता था, ये तो अब आगे पता चला। लेकिन एक्चुअली कैंसर होता क्यों है इसकी नहीं पता, कोई जर्म वगैरह अदरवाइज नहीं है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्यों होती कोई पता नहीं है, कोई माइक्रोब, वायरस, फंगस, कोई चीज़, बैक्टीरिया इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, कोई डायबिटीज़ मेलिटस क्यों होती है, कोई पता नहीं। साइकेट्रिक इलनेसेस की होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मैनिया, फलां, ये वो मल्टीपल डिजीज़ हैं, जैसे बिग लिस्ट, तो इनका भी कोई माइक्रोब नहीं है। ब्लाइंडनेस क्यों होती है, कोई माइक्रोब नहीं। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कोई माइक्रोब नहीं है। तो अब ये सवाल खड़ा हुआ कि अगर आप ये कहते हो कि जर्म थ्योरी कहती जी माइक्रोब होता है और वहाँ डिजीज़ होती, जहाँ डिजीज़ होता माइक्रोब होता है, ये कॉक्स पास्चुलेट था, और वजह जर्म थ्योरी थी कि जी जरासीम हो डिजीज़ हो जाएगी, तो मतलब ये काफ़ी। तो और जहाँ जो आदमी डिजीज़ होगा उसमें से वो माइक्रोब जो स्पेसिफिक वो डिजीज़ काजिंग माइक्रोब है वो वहाँ से मिल जाएगा आपको, आप उसको आइसोलेट कर लें, उसको आप मतलब फिर कल्चर कर लें और फिर अगले आदमी को लगा देंगे तो उसको डिजीज़ हो जाएगी। अब जो मैं नाम अभी ले रहा हूँ, नॉन कम्युनिकेबल या क्रॉनिक डिजीज़ जिनको आप कहते हो, इनका तो कोई माइक्रोब अभी आज तक मालूम नहीं हो सका कि कोई माइक्रोब है, नहीं है। अब यहाँ मसला खड़ा हुआ कि भाई ये दिस इज समथिंग ओवर सिंप्लीफिकेशन कि डिजीज़ जो है वो एजेंट्स होती है, दो मतलब वी बिलीव इन इट एंड वी मस्ट बिलीव इन इट कि हर डिजीज़ का एज फार एज इन्फेक्शस डिजीज़ आर कंसर्न उनका ज़रूर माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अकेला माइक्रोब नहीं होता। तो उसमें फिर क्या बात सामने आई कि जर्म थ्योरी को अगर आप ध्यान रखें तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जर्म नहीं है तो कोई और चीज़ है जिसकी वजह से ये जो मैंने डिजीज़ अभी नॉन कम्युनिकेबल आपको बताई हैं, जो इनकी वजूहात हैं, लाइक मेंटल इलनेस को ले लें कि जो सोशल फैक्टर है, सोशल इन्वायरमेंट है, वो जहाँ रहता है वहाँ माहौल कैसा है, अजीज़ रिश्तेदार कैसे हैं, मोहल्लेदार कैसे हैं, इलाका कैसा है, का क्या माहौल है वहाँ का, तो मतलब उससे हो सकता है। बाज़ में डिजीज़ है उनकी कोई माइक्रोबियल रीज़न नहीं है, जेनेटिक रीज़न कि मतलब फैमिली में एक बीमारी चल रही है, वो आगे जा ट्रांसमिट होती रही है। इकोनॉमिक्स है, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपकी इन्वायरमेंट कैसी है जहाँ हम रहते हैं, पानी का क्या इंतज़ाम है, घर कैसा है, ड्रेनेज कैसी है, फलां क्या है, खाना कैसा है, हाउसिंग, तो मतलब ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा इनका मतलब ये हुआ कि अगर जर्म नहीं है तो कुछ और फैक्टर हैं जिनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं कि अदर देन जर्म, वो हैं। एक तो ये फैक्टर आ गया कि कोई इर्द गिर्द का जो माहौल है उसका असर होता है आदमी पे और वो डिफरेंट डिजीज़ का शिकार होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इस वजह से जर्म थ्योरी को, और इसी में आगे हम, मेरा ख्याल है वो हम आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था कि भाई आप इसको, अब क्या हुआ कि भाई एक फैक्टर था जर्म। अब जर्म अकेला जो है, कोई डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो उसमें जर्म होता ही नहीं, तो लिहाजा वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं या होस्ट फैक्टर होते हैं। तो दो और फैक्टर्स शामिल हो गए, इन्वायरमेंट और होस्ट। होस्ट मीन जिसको डिजीज़ होने जा रही है, तो ये दो फैक्टर और शामिल हो गए, तीसरा आ गया जर्म। तो जर्म भी बीच है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं और होस्ट भी है। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे। तो ये जब तीन हुए तो अब एक न रहा, तो सिंगल जो काजेशन थी जर्म, वो क्या हो गई, सप्रेस हो गई इन द लाइट ऑफ मल्टी फैक्टोरियल काजेशन थ्योरी। तो जब डिजीज़ एक से ज़्यादा फैक्टर की वजह से हो रही हो तो उसको नाम दिया गया मल्टी फैक्टोरियल काजेशन थ्योरी। तो जर्म थ्योरी जो है वो दब गई, लेकिन जर्म थ्योरी ख़त्म नहीं हुई। क्यों? जर्म ज़रूरी है इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए, लेकिन हर आदमी को डिजीज़ जर्म से नहीं होती। ये हम आगे भी पढ़ते हैं कैसे है वो। तो अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि सबसे पहले ये मल्टी फैक्टोरियल काजेशन थ्योरी जो है ये किसने पेश की। ये एक साहब हैं पिटनकोफर, ये जर्मनी म्यूनिख के थे, और इन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया था कि ये आप जो कुछ कह रहे हो कि जर्म थ्योरी जो है इसकी वजह से ऐसे नहीं है। अगर जर्म की वजह से होती, सिर्फ जर्म की वजह से होती, तो फिर तमाम लोगों को डिजीज़ होती, लेकिन ये तमाम को नहीं होती बावजूद जर्म मौजूद होने के। तो कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती। तो फिर उसमें उसने कहा दो फैक्टर और हैं, एक होस्ट है तो और एक इन्वायरमेंट है उसकी। तो लिहाजा ये बैक्टीरिया या वायरस या फंगस या पैरासाइट ये अकेली वजह नहीं है, इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन उसकी उस वक्त ये बात, ये 1819 से 1901 तक की बात है, तो उस वक्त उसकी बात पहले शुरू तो हुई, लेकिन ये फिर मास्क हो गई, दब गई, क्योंकि उस वक्त जर्म थ्योरी बड़े ज़ोर पर थी। तो लिहाजा जर्म के पीछे चल पड़े और इस पिटनकोफर साहब की जो बात है वो पीछे रह गई। तो मतलब है अब जब ये 1901 के बाद, कुछ अरसे के बाद, ये जब इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल हो गई और नॉन इन्फेक्शस और क्रॉनिक डिजीज़ प्रेवलेंट हो गई, तो फिर उस वक्त ख्याल आया कि हाँ भाई एक आदमी पिटनकोफर ने ये कहा था, उसको देखो वो क्या कहता है। तो फिर उसकी दोबारा मतलब ये बात देखी गई, उस वक्त तक वो खुद गुजर चुका था। तो उसके बाद जो है उसकी थ्योरी को देखा गया तो समझ आई भी ये, वो तो ठीक कहता था कि होस्ट फैक्टर भी इसमें रोल प्ले करते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। तब जाके जर्म जो है वो डिजीज़ काज करने की पोजीशन में होता है। अकेला जर्म से डिजीज़ नहीं होती, होस्ट में अंदर वीकनेस हो, इन्वायरमेंट भी फेवरेबल हो, फिर एजेंट इस काबिल होता है कि डिजीज़ कर सके। लिहाजा उसको मल्टी फैक्टोरियल काजेशन थ्योरी कहते हैं। तो असल में इसका जो प्रोपोनेंट था वो पिटनकोफर थे म्यूनिख के, लेकिन उस वक्त वो बात दब गई। लेकिन बाद में ये उनकी तस्वीर है जी, आप देखें उन्होंने क्या स्टेट किया। ही स्टेटेड दैट एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स विल एक्ट एंड इंटरएक्ट synergistically and act as joint independent partners in causing the disease। हर तीन फैक्टर्स में से हर एक का अपना रोल है
और वो डिजीज़ काज़ेशन में अपना रोल प्ले करता है। तस्वीर है ये पीटरनकोफर की, ये जर्मन थे, तो इन्होंने ये कहा था, लेकिन उस वक्त चूँकि जर्म थ्योरी ज़ोर पर थी, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, अब ज़रा ये देख लें ये डिजीज़ होती कैसे, क्या मसला है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी एवरी वन एक्सपोज टू डिजीज़ एजेंट डिड नॉट कंट्रैक्ट द डिजीज़। ये बात मैं आपको कर चुका हूँ कि पीटरनकोफर ने जो सवाल खड़ा किया वो ये था कि अगर जर्म ही वजह है कि भाई अगर किसी को टीबी होनी है तो जर्म तो मौजूद है। अब जर्म हो, घर में एक आदमी टीबी लेके आया कहीं से, उसको टीबी है, अब घर में 6 बंदे और रहते हैं, उन 6 में से एक और को डीपी हुई, बाकी 5 को नहीं हुई। तो भाई अगर जर्म मौजूद है तो फिर 6 के 6 जो घर के अफराद है तमाम को टीबी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको नहीं हुई, उनमें से सिर्फ एक को हुई। तो बाकी 5 जो हैं वो कैसे बच गए? जर्म तो है काक्स पास्टुलेट के तहत और जर्म थ्योरी के तहत, वो ट्यूबरकल बैसिलस तो मौजूद है, एक्सपेक्टरेट कर रहा है मरीज और उसमें अपने जर्म निकाल रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं हो रही, उनमें से एक को क्यों हुई? तो उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अकेला जर्म काफ़ी नहीं है डिजीज़ करने के लिए। अगर काफ़ी होता तो तमाम 6 के 6 लोगों को वो डिजीज़ होनी चाहिए थी, तमाम को टीबी हो जाती है। आप टीबी वार्ड में जाएं, वहाँ पे मल्टीपल लोग काम करते हैं कैटेगरी के, नर्सेज भी हैं, वार्ड बॉय भी हैं, चपड़ासी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हाउस जाबियन भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, मैट्रन भी है, स्टाफ इंचार्ज भी है, पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोगों को टीबी होती है। रेयरली कोई 1 या 2 बंदे को हो जाए, वरना नहीं होती। तो अगर एजेंट तो है, टीबी वार्ड्स बढ़ा हुआ है मरीजों से। तो बात यह है कि वहाँ ट्यूबरकल बैसिलस है लेकिन डिजीज़ नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई और चीज़ है जो कभी नहीं होती तो डिजीज़ हो जाती है, जब वो होती है तो फिर डिजीज़ नहीं होती। तो लिहाजा अकेला जर्म डिजीज़ काज करने के लिए काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है ये आपको बात वाज़े हो गई। इसको इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इकोलॉजी मीन साइंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं, देखें बैक्टीरिया भी इसी इन्वायरमेंट में रहता है, मैं और आप भी हम इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो हम दोनों इन्वायरमेंट में रहते हैं, मिल के हम 3 हैं। इन्वायरमेंट, उसके अंदर होस्ट भी रह रहा है, उसके अंदर एजेंट भी रह रहा है, तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो याद, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें रोल इन्वायरमेंट का है। तो अब आप देखते हैं कैसे ट्यूबरकुलोसिस, ये एग्जाम्पल है, ऑल दोज हु वर एक्सपोज टू द टीबी ट्यूबरकल बैसिलस डिड नॉट सफ़र फ्रॉम टीबी। उन तमाम को एक्सपोज किया गया, उनमें से कुछ को हुई, कुछ को नहीं हुई। ओनली दोज हु वर अंडर नॉरिश्ड, यानी जो वीक थे, भूख के मारे हुए बेचारे, उनको हुई। अंधेरे कमरों में जहाँ कभी धूप नहीं गई, कभी हवा नहीं गुजरती, जानवर वहीं हैं, मुर्गियाँ वहीं हैं, और क्राउडेड घर है, उन लोगों को होता है। उनके अंदर इम्यूनिटी भी सप्रेस्ड होती है ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन, तो लिहाजा उनको टीबी हो गई। और जो बाकी लोग थे जो अच्छी तरह खाते पीते हैं, हवादार घरों में रहते हैं, मतलब वहाँ धूप भी होती है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग भी नहीं है, खाना भी अच्छा खाते हैं, तो उनकी जो है वो इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है। लिहाजा उन्होंने ट्यूबरकल बैसिलस को अपने अंदर इफ़ेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी और वो बच गए। सिर्फ वही हुए जो कमज़ोर थे और रेजिस्टेंस उनमें मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस होस्ट के अंदर होती है, इम्यूनिटी होस्ट के अंदर होती है। तो इसका मतलब है होस्ट का भी रोल है। अगर होस्ट कमज़ोर है तो एजेंट उसको डोमिनेट कर जाएगा, और वो मजबूत है होस्ट तो एजेंट दब जाएगा, डिजीज़ नहीं होगी। ये आपके सामने वाज़ेह मिसाल है, आप रोज़ देखते हैं। एज ए स्टूडेंट आप क्लिनिकल क्लास के लिए आप जाते हैं तो आपको नज़र आता है यार सारे लोग फिर रहे हैं, यहाँ किसी को टीबी नहीं है और वो इसी माहौल में रहते हैं। तो बात यह है कि इसका मतलब यह है कि वो अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अंडर नॉरिश्ड नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं, क्या कहते हैं आप उसको, ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी आदमी की इम्यूनिटी को लो कर देती है। तो ये जो लोग परेशान रहते हैं उनमें डिजीज़ भी ज़्यादा होती हैं, वजह इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो वो लोग इस वजह से बचे हुए हैं, और जिन लोगों के अंदर ये फैक्टर नेगेटिव साइड पर हैं तो वो बेचारे शिकार हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजेंट और इन्वायरमेंट और होस्ट मौजूद हैं। अब होस्ट रेजिस्ट कर रहा है, एजेंट को मौका नहीं दे रहा, लिहाजा साबित हो गया कि अकेला एजेंट काफ़ी नहीं है। एजेंट अगर अकेला काफ़ी होता तो वार्ड में जितने मरीज़ पड़े हैं और वहाँ जितने लोग काम करते हैं तमाम के तमाम टीबी के मरीज़ होते। तो मतलब ऐसे है नहीं। तो इस वजह से ये बात साबित हुई कि ये जो हम कह रहे थे अभी कि डिजीज़ सिर्फ एजेंट से नहीं होती,
उसके अंदर और फैक्टर्स भी हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। मेरा ख्याल है ये बात वाज़ेह हो चुकी होगी आपको इस टीबी के एग्जांपल से कि अगर होती तो सबको हो जाती। अब देखें, हवादार घर ये एनवायरनमेंट की निशानी, अच्छे एनवायरनमेंट की निशानी। धूप आती है घर में, अच्छे एनवायरनमेंट की निशानी। तो एनवायरनमेंट का रोल भी है। और आदमी रेजिस्टेंट है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, खुश रहता है, एक्सरसाइज करता है, मतलब ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो होस्ट के अंदर मौजूद है। तो होस्ट भी मजबूत है, एनवायरनमेंट भी अच्छी है, तो एजेंट दब गए। और अगर होस्ट कमज़ोर है, उसका स्ट्रेस में रहता है, परेशानी है, भूख है, अंडर नॉरिश्ड है, सीधी सी बात है, और कच्चे घर में रहता है, कच्चे कहता हूँ अंधेरे घर में रहता है, धूप नहीं आती, मतलब वहाँ ओवर क्राउडिंग है और जानवर मुर्गियाँ सब वहीं हैं और वो उनमें रह रहा है, तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है। एजेंट के लिए फेवरेबल है, तो तेज़ी से फैलेगी डिजीज़। तो अब इसमें डिजीज़ का कमाल नहीं है, असल कमज़ोरी होस्ट की है और इन्वायरमेंट की है। आप इन्वायरमेंट को बेहतर कर दें, होस्ट बेहतर हो जाएगा, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, डिजीज़ नहीं होगी। और अगर आप इन्वायरमेंट बुरी देंगे और एजेंट को भी कमज़ोर कर देंगे तो डिजीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो अदर फैक्टर्स अदर देन एजेंट, माइक्रोब जो भी है इन्फेक्शियस डिजीज़ के, वो इन्वायरमेंट और होस्ट, इनका भी रोल है। इनके रोल के बगैर डिजीज़ नहीं हो सकती। लिहाजा सिंगल काज थ्योरी ख़त्म हो गई, मल्टी काजेशन हो गई। मीन एक से ज़्यादा काजेज हैं। कौन सी? एजेंट भी है, एजेंट होना ज़रूरी, बुनियादी चीज़। नंबर 2 इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, नंबर 2 एजेंट है, होस्ट है, नंबर 3 एनवायरनमेंट है। ये तीनों मिल के इंटरेक्ट करते हैं और जो फैसला होता है उसके मुताबिक आपको या डिजीज़ होती नज़र आती है या डिजीज़ नहीं होती है। तो ये मल्टी काजेशन थ्योरी कहलाती है, इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहलाती है। तो ये इसको इसलिए कहा जाता है कि पीटन कोफर ठीक कहते थे, हम जर्म थ्योरी के जादू में ऐसे फंसे कि हमें समझ नहीं आई कि वो आदमी क्या बात कर रहा है और ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। ये तब होश आई जब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ने हमें परेशान किया, तो फिर हमें अकल आई कि भाई ये माइक्रोब अकेला नहीं होता, कोई और रौला भी है। तो लिहाजा वो रौला है आपके सामने, इसको मल्टी काजेशन थ्योरी कहते हैं, मल्टी फैक्टोरियल काजेशन थ्योरी कहते हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। अगर कोई शार्ट नोट या कोई चीज़ आए या कोई आपसे वाइवा में पूछे तो यही जवाब देना है मुख्तसरन जो मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज़ ऑल इनफ फॉर दिस मल्टी फैक्टोरियल काजेशन। सो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो होंगे मल्टी फैक्टोरियल काजेशन मॉडल्स। तो हम उनको 3 मॉडल्स हैं, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो उसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, उसके अंदर व्हील प्रेजेंटेशन है और वेब ऑफ काजेशन है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में वो करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।